Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, recently India celebrates the 150th birth anniversary of which Indian nationalist turned spiritual leader? And correct answer for this question is Aurobindo Ghosh. Next question was, which country has launched world's first commercial moon lander? And correct answer is Japan. चलिए, so it's time कि हम डिस्कस करें द हिंदू का वोकैबुलरी, और आज का पहला शब्द जो हमारे सामने है वो है स्केची। देखिए, स्केची की जब हम बात करते हैं तो अगर हिंदी में बोलें तो इट मीन्स अधूरा, ठीक है, नॉट थरू और डिटेल्ड, डिसऑनेस्ट और रेप्यूटेबल, ऐसे वर्ड के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है इट इज़ स्केची, ठीक है, पूरा नहीं है, डिटेल्ड नहीं है, या फिर डिसऑनेस्ट है, डिसरेप्यूटेबल है, तब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? स्केची। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेमिफिकेशन। देखिए, रेमिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ का असर होना, a complex और unwelcome consequence of an action और event, ठीक है, किसी भी ऐसे इवेंट का जो कि आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, उसका एक अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस होना, उसका एक असर आपके ऊपर पड़ जाना, या किसी परिदृश्य में उसका असर पड़ जाना, वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है इट इज़ रेमिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ वेंटेज। वेंटेज का मतलब होता है सहूलियत, अ प्लेस और पोजीशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग। चलिए, नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है इट इज़ एंगस्ट। एंगस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अ परसिस्टेंट फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ परसिस्टेंट वरी अबाउट समथिंग, ट्रिवियल, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, लगातार किसी ऐसी चीज़ के बारे में परेशान होते रहना, एंजाइटी फील करना, वहाँ पर हम जब किसी वर्ड का यूज़ करते हैं इट इज़ एंगस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लिप। ब्लिप का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली चली आ रही होती हैं, लेकिन उससे हटकर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना इज़ नोन एज ब्लिप। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं? एन अनएक्सपेक्टेड माइनर एंड टिपिकली टेम्परेरी डिविएशन फ्रॉम अ जनरल ट्रेंड इज़ नोन एज ब्लिप। चलिए, तो ये तो था आज का द हिंदू वोकैबुलरी। देख लेते हैं आज न्यूज़ में क्या है। चलिए, तो पहला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है OIC चीफ विजिट टू LOC स्पार्क्स फ्रेश क्रिटिसिज्म। देखिए, हुआ क्या है, जब हम OIC की बात करते हैं विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? दे रिसेंटली विजिटेड लाइन ऑफ कंट्रोल। किसने विजिट किया है? देखिए, जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं हिजन ब्राहीम ताहा, इन्होंने LOC को विजिट किया है। वो भी कहाँ से? वो भी पाकिस्तान की साइड से जाकर, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने इनको ब्रीफ भी किया है यहाँ की सिचुएशन के बारे में कि इस तरीके की सिचुएशन है, ये LOC का मुद्दा है। तो इसी के उनके इस तरीके के स्टेप को इंडिया ने कंडेम किया है, और इंडिया की तरफ से अरिंदम बागची ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर रिलीज़ किया है कि OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसने अपनी क्रेडिटेबिलिटी को खो दिया है इस तरीके के स्टेप लेकर। ऑल राइट, चलिए, तो यहाँ पर जानने के लिए क्या है? देखिए, जानने के लिए आपको है OIC। जब हम OIC के बारे में बात करते हैं तो वी शुड रिमेंबर दैट इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1969 के राबात, जो कि मॉस्को में हुआ था, मॉस्को समिट में इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, ठीक है। एक एक्टिविटी हुई थी जो हमारी अल-अक्सा मॉस्क है जेरूसलम में, वहाँ पर, उसके बाद ही इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। जब हम OIC की बात करते हैं तो देखिए, ये क्लेम करते हैं कि ये एक कलेक्टिव वॉइस है ऑफ दी मुस्लिम वर्ल्ड। अब अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें तो देखिए, अभी की डेट में इनके पास 57 मेंबर्स हैं। इंडिया, जी नहीं, इंडिया इसका मेंबर यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो देखिए, ये हेडक्वार्टर हमें देखने मिलता है जेदा, जो कि है सऊदी अरेबिया में। चलिए, अब इसकी एक और ख़ासियत क्या है? देखिए, जब हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के बाद कोई अगर दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो OIC ही है।
इनका देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। ये बोलते हैं कि हम सॉलिडारिटी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो इनके मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर, साथ ही इस्लाम को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना और इस्लाम के खिलाफ जितने भी डिफेमेशन होते हैं उनको कॉम्बैक्ट करने के लिए भी इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है। साथ ही मुस्लिम जो सोसाइटीज़ हैं या कम्युनिटी हैं उनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसके लिए इनकी आवाज़ उठाना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी उसके लिए आवाज़ उठाने जैसे काम भी कौन करता है, OIC। ऑल राइट, अब देखिए अगर हम बात करें कि इंडिया का यहाँ पर क्या स्टैंड है, तो देखिए इंडिया यहाँ पर इनके साथ नहीं जुड़ा है। क्यों इंडिया यहाँ पर नहीं आया है? देखिए पहला तो आ जाता है कश्मीर का मुद्दा। ठीक है, इंडिया खासकर कश्मीर के मुद्दे की वजह से यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होना चाहता। और दूसरा, इंडिया के ना जुड़ने या संगठन से दूर रहने का कारण क्या है? इंडिया का बोलना है ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बेस रिलीजन हो, हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। ओके, तो ये तो था इसके बारे में। अब आपके लिए किस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए जब हम बात करते हैं GS पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इस तरीके के मुद्दे में आप इस आंसर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है, ये एक ओपिनियन बेस्ड है जहाँ पर बात की जा रही है कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्ड फॉरेस्ट राइट. देखिए हो क्या रहा है, रिसेंटली ही अभी हमें पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 जिसको राज्यसभा के विंटर सेशन में यहाँ पर रखा गया था, यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि ये जो बिल है जो बात कर रहा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे और उसके जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसको ध्यान रखेंगे, लेकिन वो बहुत सारी माइन्यूट चीज़ों को यहाँ पर भूल गए हैं. चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा जो डिस्कस किया जा रहा है वो बोला जा रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर. देखिए हुआ क्या, अगर हम इस आर्टिकल को रिलेट करते हुए यहाँ बात करें तो ये क्या बोल रहे हैं, जो क्रिमिनलाइजेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं जो किस पर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है. ठीक है, अब ये अपना जीवन यापन करने के लिए या पेड़ पौधों पर या फिर लकड़ी के ऊपर ये भी डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि जिन्हें हम बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ये यहाँ से क्या करते हैं, ये कम्युनिटी इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. अब हो क्या रहा है कि ये यहाँ से सामान लेते हैं या एनिमल्स को ग्रेजिंग कराते हैं, तो इनको कुछ तरीके के राइट दिए गए हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. पॉइंट यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि अगर आप केसेस को देखें, ठीक है, एक केस स्टडी का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये क्या बोल रहे हैं कि रिसेंटली जो मूव लिया गया है अभी उसमें क्या करा है, पेनल्टीज़ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है. जैसे पहले 25,000 था, अब 1 लाख कर दिया. ऐसे ही जो 10,000 रुपये जहाँ पर फाइन था वहाँ पर उसको 25,000 रुपये कर दिया गया है. बहुत सारे एनिमल्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है. लेकिन आपने जब इतना सब कुछ किया तो यहाँ पर इसकी वजह से जो आपने पॉलिसी बनाई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लेकर या जो फॉरेस्ट राइट आपने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है. तो इसी के लिए यहाँ पर इन्होंने एक सपोर्टिव स्टडी यहाँ पर शो की है जो कि मध्य प्रदेश में हुई थी, जिसे किसने कंडक्ट किया था, क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट ने. इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी और ये बताया कि भाई जितनी भी रिपोर्टेड FIRs हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर वो मोस्टली जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी हैं उनके खिलाफ ही आपको देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, और पुलिस क्या करती है, इस तरीके के जो राइट है उनके पास वो क्या करेगी, उसका मिसयूज़ करती है और इनको ऑपरेस कर देती है. जब हम शेड्यूल्ड
ट्राइब्स या इन कम्युनिटीज़ की यहाँ पर बात करते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, तो देखिए आपसे और हमसे ज़्यादा इनको क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है फॉरेस्ट के बारे में, वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज़ के बारे में, या अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में। तो रादर हम इनका हेल्प लेने की जगह या इनका यूटिलाइजेशन करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम इन पर ही FIRs डाल के इनको ही जेलों में बंद कर रहे हैं। या हम क्या कर सकते थे कि भाई जो ऑलरेडी डिपेंडेंट हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं हम उनको ही अपॉइंट कर देते, वो हमारे वन रक्षक की तरह काम करते या हमारे लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, फ्लोरा एंड फौना के प्रोटेक्शन के लिए काम करते। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, आप जितने भी केसेस यहाँ पर देखें इन्होंने बताया उसमें से मोस्टली केसेस जो हैं, मोस्टली FIRs जो रजिस्टर की गई हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो FDST यानी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके खिलाफ ही रजिस्टर्ड है। देखिए अब FRA की जब यहाँ पर बात की है तो इन्होंने ये भी बोला कि देखिए FRA के अंदर बहुत सारे राइट हैं, ठीक है, फिशिंग का राइट है या फिर तो कहीं कहीं पर उनके लिए कुछ जगह अलॉट की गई हैं जहाँ से ये क्या कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ग्रेजिंग करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ध्यान में ना रखते हुए इन्होंने एक स्टडी बताया कि देखिए भाई कुछ जो लोग हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन्होंने फ़िशिंग करी, और जब इन्होंने फ़िशिंग करी तो वो भाई जो फ़िश का जो वेट था वो 500 ग्राम से भी कम था। स्टिल उसको क्या कर लिया गया, उसको मारा गया फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है, ऑफिसर्स ने उसको पकड़ लिया। साथ ही क्या करा, उसकी जब मछली का जो उसने पकड़ी उनका वेट किया गया तो भाई 500 ग्राम से भी कम थी। उसके बाद भी उस पर बहुत सारे चार्ज लगा दिए गए और उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किस उससे, चार्ज्ड विद कॉजिंग डैमेज टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अंडर अ होस्ट ऑफ WPA प्रोविजंस। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात नहीं की जा रही, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कलेक्टिवली था इस आर्टिकल का क्रक्स। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो क्रिटिसिज्म है ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे जो WPA में आप जो भी अमेंडमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्या यहाँ पर ये जो गलत तरीके से केस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं या फॉरेस्ट राइट एक्ट को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसे लेफ्ट आउट यहाँ पर फील कर दिया जा रहा है, और जो ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी क्या करना है, ये हमें बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि क्या, इन द केस ऑफ फिशिंग हमें कुछ अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है। ऐसे ही क्रिमिनलाइजेशन जो इनके राइट्स का वायोलेशन हो रहा है या फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कम्युनिटी है उनके राइट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसके बारे में भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। चलिए, अगर हम FRA के बारे में यहाँ पर बात करें आर्टिकल से, क्योंकि रिलेटेड ही ये पॉइंट, तो 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पर लाया गया था टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया था कि भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन को जो हम स्ट्रेंथनिंग करने की बात करते हैं वो कब हो सकता है, जो उस पर डिपेंडेंट हमारी FDSTs या ODFDs हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए या उनके कोई राइट जो भी हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तरीके के राइट दिए गए हैं, जैसे एक टाइटल राइट होता है। टाइटल राइट मीन्स कि FDSTs और ODFD को राइट है टू ओनरशिप टू लैंड फार्म्ड बाय ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर। दूसरी बात यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि ओनरशिप इज ओनली फॉर लैंड, ठीक है, जो कि कल्टीवेट किया जा रहा था एक पर्टिकुलर फैमिली के द्वारा, लेकिन कोई भी नया यहाँ पर लैंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या की जा रही थी, जो इनके माइनर फॉरेस्ट राइट है, ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्शन करना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ग्रेजिंग करवाना अपने जानवरों को या ड्वेलिंग करना, तो ये भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जा रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात की जा रही थी कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज़। क्यों? क्योंकि जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो देखिए इनका तो जीवन का आधार ही क्या है, फॉरेस्ट है। तो ऐसी बहुत सारी इंडिजीनियस या ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो ये फॉरेस्ट या कम्युनिटी इनको यूज़ कर रही थी, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, कंजर्व करना, ताकि आगे आने वाले समय पर उनका
यूज़ किया जा सके। साथ ही इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई थी FRA में, जो फोर्सफुल एविक्शन या डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है उसको यहाँ पर रोकना, ठीक है। इनके जो राइट्स हैं उनको ध्यान में रखने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ऑलराइट, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं या फिर जो प्रोविज़न है फॉरेस्ट राइट एक्ट के वो आप पढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ एसटीज़ एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स आप पढ़ सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर होंगी क्लेम करने के लिए वो आप देख सकते हैं। तो दिस ऑल यू शुड कीप इन माइंड। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, यूरोपियन यूनियन कंट्री एग्री हो गई हैं बोस्निया को कैंडिडेट स्टेटस देने के लिए। और यहीं पर यूरोपियन यूनियन की जो इच्छा थी हमेशा से कि वो जो अपनी ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करे, उसको भी एक नया विंग मिल गया है आफ्टर द टसल बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वॉर। चलिए, तो ये सिर्फ इतना ही था आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बताया है। बैंक रोट ऑफ NPAs इन एक्सेस ऑफ 10 लाख करोड़ इन लास्ट 5 ईयर। ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बताया है कि बैंक ने जो अभी तक के उसके बैड लोन्स है वर्थ ऑफ ₹10,09,511 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले 5 साल के हमारे 5 फिस्कल ईयर का अमाउंट है, इसको राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, अभी ये शब्द समझेंगे, राइट ऑफ क्या है, NPA क्या है। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं आखिर NPA क्या है। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये बैंक की वो असेट होती है विच इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि भाई कोई इनकम नहीं जनरेट कर रही तो आपने इसे एसेट क्यों बोला। तो देखिए, दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझिए, जब बैंक किसी को कोई लोन देता है तो वो उसको, किसी कस्टमर को अगर उसने कोई लोन दिया तो उसे एक एज ए एसेट लिस्ट करता है कि क्योंकि इस पर इंटरेस्ट आएगा, इस पर इंटरेस्ट के साथ क्या भी देखने मिलेगा, हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट भी देखने मिलेगा। तो बैंक इस तरीके के जो लोन्स देता है किसी कस्टमर को तो वो उसे एज ए एसेट लिस्ट करता है। अब यहाँ पर रिस्क देखिए क्या हो जाता है बैंक के लिए। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ये जो कस्टमर है जिसको ये लोन दिया गया था वो पेमेंट करना बंद कर दे। ठीक है, और उसकी वजह से जो एसेट का वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होने के लिए हमें देखने को मिले, तब हम इन्हें क्या बोलते हैं, NPAs या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप क्या याद रखेंगे। देखिए, NPAs 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है, पहला होता है सब स्टैंडर्ड। जब NPA है जिसकी एज सिर्फ कितनी है, 12 महीने या उससे कम की है। दूसरा NPA कब होता है, जिसे हम डाउटफुल बोलते हैं कि यार इस पे जो भी है, जो हमारा लोन है, इस पे जो अमाउंट है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, वो हमें 12 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है तीसरा, जिससे हम बोलते हैं लॉस एसेट। ठीक है, जब बैंक को सारी ऑडिटिंग करने के बाद ये आइडेंटिफाई हो जाता है, सारे हथकंडे अपनाने के बाद, कि अब ये जो अमाउंट है ये हमें नहीं मिलेगा और ये एक तरीके का लॉस हो चुका है, तो उसको बैंक क्या कर देता है, राइट ऑफ कर देता है। ऑलराइट, अभी इस वर्ड को भी हम समझेंगे, इसको यहाँ पर ये क्लीन कर देते हैं अपनी बुक्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है। देखिए, 2 तरीके के शब्द आपने सुने हैं, एक तो होता है राइट ऑफ करना, एक होता है वेव ऑफ करना। देखिए, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं विल फॉर, जो भी व्यक्ति जिसने क्या करा है, बैंक से कोई लोन लिया है लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो उसका लोन नहीं चुकाए, या बैंक भी सारे प्रयास करने के बाद, जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ है सब करने के बाद भी उसको उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे अकाउंट्स को बैंक क्या करती हैं, NPAs मान लेती हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट मान लेती हैं, और उस व्यक्ति को एक विलफुल डिफ़ॉल्टर मान लिया जाता है। ठीक है, अब जब NPA जो रिसीव नहीं हो पाता, इसको क्या करते हैं, बैंक अपने डेप्ट अकाउंट में डाल देती हैं, और इसी को ही जब इसे डाल दिया जाता है तो इसे क्या बोल देते हैं कि भाई अब ये नहीं मिलने वाला, इसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, तो इसे ही क्या बोल दिया जाता है, लोन को राइट ऑफ करना। ठीक है, तो राइट ऑफ करने का मतलब कर्ज माफ़ी नहीं होता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, एज बोरोअर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर पेमेंट, जिसने अमाउंट लिया है वो अभी भी लायबल है कि वो उस पेमेंट को चुकाए, लेकिन राइट ऑफ डज नॉट बेनिफिट द बोरोअर। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि उसे एक विलफॉल डिफ़ॉल्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक
ठीक है। अब क्योंकि जब राइट ऑफ कर दिया जाता है किसी कर्ज को तो क्या होगा, बैलेंस शीट में अब उसका कोई लेना देना या उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। हालांकि बैंक अपनी तरफ से कोशिश जारी रखते हैं कि वो उनको अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाए। तो ये बैलेंस शीट को क्लियर करने का एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ करना। इसी के ऑपोजिट जब हम लोन वेविंग की बात करते हैं तो लोन वेविंग का मतलब होता है उस कर्ज को माफ़ कर दिया गया। ठीक है, जैसे 2008 की अगर हम बात करें तो दैट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ने देश भर के जो किसान थे लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से जो पार्टीज होती हैं वो लोन वेव ऑफ करने की बात करती हैं। सो बी क्लियर इन योर माइंड कि राइट ऑफ एंड वेव ऑफिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल आता है कि बैंक भाई वेव ये करते ही क्यों है राइट ऑफ। देखिए, तो इनको हटाने का मतलब है पहले तो अपनी बुक्स को, जो इनकी बैलेंस शीट्स होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको मेंटेन करना, उनको क्लीन करना। साथ ही जो टैक्स बेनिफिट होते हैं या जो ऑप्टिमाइज कैपिटल होती है उसको गेन करने के लिए, अलॉन्ग विद दैट आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के लिए उनके हिसाब से भी इनको राइट ऑफ किया जाता है। या जो भी पर्टिकुलर बैंक है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से भी यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको एनपीएस को मेंटेन किया जाता है या इन्हें राइट ऑफ कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ सिंगापुर डिक्लेरेशन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंगापुर डिक्लेरेशन क्या है, इसको कहाँ लिया गया था। तो आपको पता है आईएलओ की जो ऑनगोइंग मीटिंग है 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग, वहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया है जिसे बोला जा रहा है सिंगापुर डिक्लेरेशन। देखिए, सिंगापुर डिक्लेरेशन को समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। तो इसका जो एम है वो ये इंश्योर करना है कि जो सोशल डायलॉग्स होते हैं, जैसे चैलेंजेस रिलेटेड विद लेबर्स या उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, या कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किस तरीके की क्राइसिस अराइज हुए या उनसे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या मेजरमेंट्स लिए गए हैं। साथ ही भविष्य में जो नेचुरल डिज़ास्टर होंगे या इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी चीज़ें होंगी उनको सिक्योर करना, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पर क्या बात की गई है, एक 10 पॉइंट्स प्रायोरिटी बनाई गई है। ठीक है, कि सारे नेशंस को क्या बोला गया है कि आपको ये 10 पॉइंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे वेजेस को देखने की आपको ज़रूरत है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएलओ की, इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक्शन प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर प्लान्स बनाने की ज़रूरत। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की गई है और ये भी बोला है कि अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं या सोशल जस्टिस या फंडामेंटल चीज़ों को अचीव करने की यहाँ पर बात करते हैं तो हमें डिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर बात की गई है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करें कि लेबर के इंटरेस्ट जो हैं, लेबर्स के जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट रहें। कैसे? थ्रू द प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशंस को प्रमोट करिए, उन्हें आज़ादी दीजिए कि वो अपनी बात रख सकें। साथ ही रिकॉग्निशन ऑफ द राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू आउट द रीजन इंक्लूडिंग द मार्जिनलाइज वर्कर एंड इनफॉर्मल वर्कर्स बोथ। साथ ही यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम इनफॉर्मल इकोनॉमी से एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हमें कलेक्टिव एफर्ट्स लेने होंगे, स्मूथ और सस्टेनेबल ट्रांजिशन लेने की ज़रूरत है, रादर देन कि हम यहाँ पर सडन जंप करने के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। उनकी जो एसोसिएशन है उन्हें फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी बात रखें। साथ ही यहाँ पर उनको अकोमोडेशन, वेजेस का प्रोटेक्शन या जो भी सोशल सिक्योरिटी है, जो भी कंट्री में वो पहुँच जाते हैं, माइग्रेट हुए हैं, उनसे रिलेटेड पॉइंट को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारी बातें किस में की गई हैं? आपके सिंगापुर डिक्लेरेशन में। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आई एम क्लीनिंग इट फॉर यू। सो आप इससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि सिंगापुर डिक्लेरेशन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, या किस तरीके की बातें इसमें की गई हैं। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा नेम्ड आफ्टर मनोहर पारिकर। नेक्स्ट इज
The Indian Air Force has decided to allow female officers to join its Garund Commando Force. Next, Ukrainian President Vladimir Zelensky will host the Global Peace Formula Summit. Next, Rafael Nadal's epic comeback in Australian Open final secured his record 21st Grand Slam. Next, India will be the first country to auction a spectrum for satellite communication, whereas Manu Bhakar bagged a gold medal in 10-meter pistol junior women's event at the National Shooting Championship held in Bhopal. Next and last in current-oriented one-liners today is National Energy Conservation Day, celebrated on 14th December every year. The purpose of this day is to highlight the country's achievement in energy efficiency and conservation. So it's a quiz time, and first question is, who will host the upcoming Global Peace Formula Summit? And next question is, which country has been recognized by EU as a potential candidate country for accession? So you all know the drill. करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC and MPPSC civil services examination. Seats are very limited, so hurry up. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.